नमस्कार, मी संकेत आवटे। तुम्हाला सर्वांना गुड़ीपाड़व्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। बढ़ते वीडियो हिंदी में ही होने वाला है। बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं, जहां पे हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में, उसके साथ साथ बात करेंगे गोल्ड के बारे में, जो भी हो रहा है यूएस मार्केट में क्या हो रहा है, डिक्सॉन में क्या हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने जो भी पूछे हैं। गोल्ड में सेल करना पड़ रहा है लोगों को, क्यों करना पड़ रहा है? गवर्नमेंट बेचने के लिए बोल रही है, क्यों बोल रही है? गवर्नमेंट का इसमें घाटा हो रहा है, क्यों हो रहा है? सारी चीजें डिस्कस करूंगा वन बाय वन। बट उसके पहले इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ओवरऑल बात करते यूएस के साथ शुरुआत करते। यूएस में जो भी दिखाई दे रहा है आज के दिन, थोड़ा डिक्लाइन नजर आ रहा है। मे भी ये वीडियो आप देख रहे होंगे संडे के दिन, मैं सैटरडे को शूट कर रहा हूं सुबह, सो दैट मैं आपको बोलना ये चाहता हूं कि मार्केट में, यूएस मार्केट में थोड़ा प्रेशर नजर आ रहा है। वहां पे इन्फ्लेशन की चिंता लोगों को नजर आ रही है, जो कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हरास किया जाएगा कंपनीज को, उतना ज़्यादा कंपनीज प्रेशर में आ जाएगी, और उसके साथ साथ प्राइस शूटअप हो जाएंगे। प्राइस जितना ज़्यादा शूट हो जाएंगे, उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। सिंपल लॉजिक याद में रखिएगा आप कि जब भी आप एक एज अ पॉलिटिशियन वर्क करते हो, पॉलिटिशियन से या गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन लोगों का यही होता है कि आप महंगाई ना बढ़ाए, रेट्स कंट्रोल में रहे। बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है तो लोग नाराज होने लग जाते हैं। यहां पे डेटा ये बोल रहा है पीसीई मतलब पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कैसे डिफाइन होता है? कितना ज्यादा आप स्पेंड कर रहे हो, उसकी महंगाई कैसे चल रही है। मतलब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसका मतलब नंबर बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ रही है, नंबर डाउन आएगा महंगाई कम हो रही है। तो एक्सपेक्टेशन ये था, एस्टिमेट ये थे 2.7% के आसपास ये आ जाएगा, बट एक्चुअल आया 2.8%। यहां पे क्लैरिटी आ रही है कि महंगाई बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं दी। बहुत बार उनको पूछा गया कि सर आपको क्या लग रहा है महंगाई बढ़ सकती है, बट आज तक उन्होंने प्रॉपर आंसर बिल्कुल नहीं दिया है। इससे यह इंडिकेट हो रहा है कि ट्रंप अपने जो भी डिसीजंस है उसके ऊपर फर्म नहीं होते। कंप्लीटली अनसर्टेनिटी है। उन्होंने बोला कि 25% व्हीकल के ऊपर टैरिफ उन्होंने ऑलरेडी लगा दिया। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, एक सिंपल चीज याद रखना, उसको हमने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस भी किया था कि टैरिफ उन्होंने किस प्रकार से लगाया, ऑटोमेकर्स को किस प्रकार से नुकसान होने वाला है। ऑलरेडी ऑटोमेकर्स ने बाहर बहुत सारे कंट्रीज में जहां पे टैक्स की सहूलियत है, जहां पे इजी मैन पावर अवेलेबल है, सस्ते में अवेलेबल है, वहां पे अपने प्रोडक्शन प्लांट सेटअप किए, वहां से वो कार्स इंपोर्ट करते यूएस के अंदर। सो उनकी ही कंपनियां बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करवा के अपने कंट्री के अंदर इंपोर्ट करती है। बट उन्होंने अब ये बोला है कि मैंने टैक्स तो बढ़ा दिया है, बट टैक्स बढ़ाया इसका मतलब क्या है? सिंपल एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। कोई भी ऑटो मेकर्स, कोई भी कार मेकर, अब मैं पर्सनली फॉर्च्यूनर यूज करता हूं, फॉर्च्यूनर की एक्चुअल प्राइस अगर आप देखो तो 25-26 लाख के आसपास आपको दिख जाएगी, और उसमें रोड टैक्स फलाना ठिमकाना सारी चीजें ऐड कर करके वो 50 लाख तक पहुंच जाती है। सो 25-30 लाख की एक्चुअल कार हमें 50 लाख में मिलती है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कितना होता है? ऑलमोस्ट 10% के नीचे ही होता है। सो कंपनी कितना कमाती है? 10%। टोटल के एस्पेक्ट से देखें तो 5-6-7% के आसपास कंपनी का नेट मार्जिन होता है। सो यहां पे सीधा आज के दिन इस पे 25% टैक्स ही लगा दिया जाएगा, तो कंपनी के ओनर को जेब से 15-20% अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी, या वो कंपनी 15-20% से लॉस बुक करेगी। ये तो क्लियर हुआ आपको? सो दैट अगर 1 लाख की कार है तो उनको वही मार्जिन मेंटेन रखने के लिए मिनिमम 25% की ग्रोथ करनी होगी, प्राइस में प्राइस हाइक करनी होगी। अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन शूटअप हो जाएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा धमकी दे रखी है कि मैंने अनाउंसमेंट करने से पहले जिन्होंने भी प्राइस हाइक करी थी ठीक है, बट अनाउंसमेंट आने के बाद अगर किसी कंपनी ने हाइक कर दी प्राइस तो देख लेना मैं यहां पे खड़ा हूं। सिंपल है, धमकी दे रखी है कि आपको प्राइस नहीं बढ़ानी है तो क्या करना है? प्लांट सेटअप करो हमारे कंट्री के अंदर, बाहर से इंपोर्ट मत करो, अदरवाइज प्राइस नहीं बढ़ाना है, अदरवाइज मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। सो इस लेवल का तानाशाही चल रहा है यूएस के अंदर, बट इसका इंपैक्ट डेफिनेटली उनके कंट्री पे दिखाई दे रहा है, इन्फ्लेशन पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ मार्केट भी थोड़ा बहुत कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए इंडियन मार्केट पे भी प्रेशर नजर आया। बट अगर हम बात करते हैं एफआईआईज की, एफआईआईज कंसिस्टेंटली बाय करते हुए हमें नजर आ रहे थे, बट अभी कुछ दिनों से एफआईआईज पे भी प्रेशर आएगा ऐसा बोला जा रहा था, और वो कल हमें देखने मिला। मतलब फ्राइडे के दिन एफआईआईज का नेट सेलिंग था 4,352 करोड़ का, और डीआईज का बाइंग था 7,646 करोड़ का। इसका मतलब सिंपल लॉजिक है कि एफआईआईज बड़ी अमाउंट ऑफ सेल कर दिए हैं। इसका मतलब
सारी सिचुएशन खराब हो गई, मार्केट खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंसिस्टेंटली 1 वीक से भी ज्यादा एफआईज बाय कर रहे थे, वहां पे मेजर सेलिंग एफआईज का नहीं दिखा। बट आज के दिन अगर वो सेल करते भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज बहुत बड़े बड़े ब्लॉक डील्स भी होते रहते हैं। यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कोई भी मैं बैंक सेलिंग का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है तो प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी प्राइजेस मैं दिखा रहा हूँ वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रहा हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है इसमें। प्राइस कंसिस्टेंटली बढ़े ना तो दिक्कत क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जहां पे आप एग्जांपल ले सकते हो टर्की का। टर्की में हुआ यूं कि वहां पे ना हर 3-4 महीने में प्राइस बढ़ती हुई नजर आती है, हर एक चीज की। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो होटल में खाना खाने जाओ, कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाओ, आपको धीरे 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 वो महंगे होते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब उनको हर बार प्राइस हाइक करनी होती है। वहां पे प्रॉब्लम ये रहा है, करेंसी उनकी बहुत ज्यादा क्रंच और प्रॉब्लम में फंस रही है। अब हो क्या रहा है वहां पे कि वो लोग सीधा प्राइस हाइक तो कर रहे हैं, बट जिस प्रकार से प्राइस हाइक हो रही है उस हिसाब से वहां पे लोगों का इनकम नहीं बढ़ रहा है। दैट्स वाई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा शूट हो रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से लोगों की बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ रही है, इसीलिए प्रेसिडेंट को विरोध हो रहा है। अब 2 बार इलेक्शन हुई वहां पे, वो सारी स्टोरी पॉलिटिकल एंगल में यहाँ पे एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। जस्ट आई वांटेड टू नो कि ये कैसे हो रहा था, एंड नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि ये किस प्रकार से आगे इश्यूज क्रिएट करता है जो डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उसको आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो, निगेटिव वे में भी ले सकते हो, न्यूट्रल वे में भी देख सकते हो। बट मैं दोनों तीनों एंगल और दोनों तीनों एस्पेक्ट्स आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। सो दैट यहां पे हुआ ये कि उनका जीडीपी तो ग्रो कर रहा था, मोर देन 5% से इनका जीडीपी ग्रो हो रहा है। टर्की का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। बट एक तरफ से जीडीपी ग्रो करना और एक तरफ से पर कैपिटा इनकम ग्रो करना, ये दोनों साथ में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज होता यह है कि अमीर आदमी और अमीर बन जाता है, गरीब और गरीब बनते हुए नीचे ही चला जाता है। जो मैं बार बार बोलता हूं, मिडिल क्लास अगर आप हो तो आपका इनकम मिडिल क्लास की कैटेगरी में मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आप बनोगे लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आपका इनकम नहीं बढ़ रहा है। उसके ऊपर आपका 100% फोकस चाहिए। और यहां पे टर्की में वही हो रहा है। उनका करेंसी अगर आप देखो तो सीधा क्रैश होते हुए नजर आ रहा है। 2013 में एक टर्किश लायरा की बात करते हैं, उनकी करेंसी का नाम लायरा है, जैसे कि हमारी रुपीज है। 32 रुपीज आपको देने होंगे अगर आपको एक लायरा परचेस करना है तो। मैं बात कर रहा हूं 2013 की। बट आज की अगर हम बात करें तो हमें 2.25 रुपए में ही एक लायरा मिल जाता है। सो 32 रुपीज कहां और आज के दिन 2-2.25 रुपए कहां। बहुत ज्यादा करेंसी टूट चुकी है। यूएसडी के साथ अगर उनकी करेंसी कंपेयर करो तो सीधा आपको समझ में आ जाएगा कि 95% का क्रैश उनकी करेंसी में आ चुका है पिछले 10 सालों के अंदर। बट आगे जाके ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि वो जो प्रेसिडेंट है खुद के दिमाग से ही चलता है, खुद की तानाशाही चलती है। और जिस देश में तानाशाही चलती है बहुत खराब माहौल बनता है। सिंपल लॉजिक मैं आपको बता देता हूं, दोनों एंगल से आप देख सकते हो। जब हमारे देश में बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने राज किया था, बढ़िया चल रहा था। मतलब आप महाराणा प्रताप देख सकते हो, बहुत बढ़िया इंसान थे। छत्रपति शिवाजी महाराज देख सकते हो, बहुत बढ़िया इंसान थे। बट जब मुगलों ने राज किया क्या हुआ, बहुत सारे इश्यूज हुए। जब अंग्रेजों ने राज किया बहुत सारे इश्यूज हुए। सो ये मैटर करता है आपका राजा कौन है। सो दुबई कौन गवर्न कर रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। सो उनका विजन उतना तगड़ा होना चाहिए, तभी आपकी इकोनॉमी उस लेवल पे ग्रो करती है। चाइना में शी जिनपिंग चलाते हैं तो वहां पे बढ़िया आपको नजर आ रहा है। नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है आप समझ जाना। सो डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये है कि आपको कंसिस्टेंसी मिलती है। वो 5 साल नहीं बढ़िया कर पाए ना, उनको हम निकाल देते हैं, दूसरी पार्टी आ जाती है, वो चलाना शुरू करते हैं। सो वी हैव राइट्स टू चूज अ बेटर प्रेसिडेंट, बेटर परफॉर्मर, बेटर कंट्री ऑपरेटर बोल सकते हो आप। सो सिर्फ डेमोक्रेसी में ही ये सब पॉसिबल है। तानाशाह होंगे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सो आपको कौन से देश पता है जहां पे तानाशाही चलती है, बहुत बड़े देशों में? उन बड़े देश के नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। कमेंट में पूछा जा रहा है कि गोल्ड के बारे में क्या हो रहा है, उसके बारे में बताना। इंडियन मार्केट में रमेश जी पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है। सीमा जी पूछ रहे हैं कि आपके वीडियोस बहुत कम आ रहे हैं। ओके, उसके साथ साथ पूछा ये जा रहा है कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चंस मैं आपके इसी वीडियो के अंदर कवर करूंगा। बेसिकली वीडियो की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो चुकी है, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज रेगुलेशन फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं। हर एक
सिप हमें फूक के पीना पड़ रहा है, ताक भी जब मुंह जल जाता है तब ताक भी फूक के पीना पड़ता है, वैसे सिचुएशन है। उसके साथ साथ लोड हेवी बढ़ चुका है बिकॉज रिचमी का एक्सपांशन चल रहा है, हर एक सिटी में हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 3000 एप्लीकेशन मेरे पास आ चुके हैं आज के दिन, उनसे बातें चल रही है, वहां से हमारी स्क्रूटनी चल रही है, अच्छे बढ़िया लोगों को हम साथ में लेके जा रहे हैं। रिचमी पार्टनर प्रोग्राम, वहां पे ना हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि रिचमी के साथ साथ बिजनेस कर सकते हैं, उनको भी हम ट्रेन कर रहे हैं और उनको भी बड़ा बनाने की हम कोशिश करने वाले हैं। सो एक इनिशिएटिव है जो हम कर रहे हैं, वही सेम चीज मैक्सिमम लोगों को देने की हम कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ होने वाली है भाई साहब, जबरदस्त होने वाली है। सो प्लीज अगर आपको कोई भी बिजनेस में इंटरेस्ट है, कोई भी बिजनेस की आपके पास एक्सपर्टीज है, प्लीज शुरू कर देना, क्योंकि आने वाले 5 साल में हमें भी 2 आईपीओ लेके आने हैं हमारे कंपनी के, तो उसके ऊपर भी आज से ही हमने काम शुरू किया है। उसी वे में बैलेंस शीट बननी, उसी वे में कंपनीज अलग अलग करनी, ये सारी चीजें हमने शुरू कर रखी है। सो आपको दिख जाएगा 4-5 साल के अंदर ही हम बहुत बड़ा आईपीओ लेके आ सकते हैं और उसके ऊपर काम चल रहा है। सो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो काम कर रहे हैं हमारे साथ मैक्सिमम भारतीयों को लेके हमें आगे बढ़ना है, उनका भी फायदा होना चाहिए और इस बड़े आईपीओ के अंदर उनको भी बहुत बड़ा फायदा मिलना चाहिए। सो देखते हैं साथ मिलकर हम कितनी बड़ी कंपनी बना सकते हैं, एंड आई होप कि आपका सपोर्ट रहेगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। गोल्ड में क्या चल रहा है डेफिनेटली मैं बताऊंगा सर, कि गोल्ड में एक्चुअली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जिन लोगों ने बाय किया था, मे बी उनको फोर्सफुली सरेंडर करना पड़ रहा है, ऐसे भी आप बोल सकते हो कि उनको बेचना पड़ रहा है। इसके पीछे के रीजन मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली चल क्या रहा है। हाउ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड वर्क्स, सिंपल है। आप फिजिकल गोल्ड लेते हो, फिजिकल गोल्ड लेने के बाद दिक्कत ये होती है कि भाई साहब मैं इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा हूँ, राइट, तो मैं गले में पहनूंगा नहीं, ऐसे ही लॉकर में पड़ा रहता है, चोरी हो सकती है, मेकिंग चार्जेस लग सकते हैं, जीएसटी लग सकता है, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, छोटे मोटे पीस काट के बेचने पड़ सकते हैं, बट वो बेचना इतना आसान नहीं होता है। सो ये सारे प्रॉब्लम्स देखते हुए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड। अब ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, एसजीबी बोला जाता है इसको, राइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये सोचा कि आप सोना परचेस कर रहे हो, बट सोना सब इंडिया में बनता है, बिल्कुल नहीं, एक्चुअली इंपोर्ट किया जाता है अलग अलग कंट्रीज से, राइट। सो दैट होता यह है कि ट्रेड डेफिसिट, जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, ट्रेड डेफिसिट, शायद सचिन जी ने पूछा था, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो ये जो डेफिसिट बनता है उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज आपकी जीडीपी की ग्रोथ आप वहां पे फंसते हुए नजर आ सकते हो। जितना ज्यादा इंपोर्ट करोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट जितना होता जाएगा उतना ज्यादा इकोनॉमी को प्रॉब्लम होता जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी सोचा कि इतना ज्यादा इंपोर्ट करने से बेटर है कि हम लोगों को ये ऑप्शन देते हैं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना गोल्ड में, मत करो, हमारे पास पैसा दो, हम करेंगे गोल्ड में इन्वेस्ट। अब ये वर्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है, कोई गोल्ड बाय करके नहीं रखते लोग। सो सिंपल वे में होता यह है कि आपसे पैसा लिया, ये लिया हुआ पैसा गवर्नमेंट यूज करती है, और गवर्नमेंट को उस वक्त क्या लग रहा था कि गोल्ड में बहुत बड़ा स्पाइक नहीं आता है, कभी कभार आ जाता है, छोटी मोटी 1-2 साल में ग्रोथ आती है, फिर डाउन होता है, 2-3 साल के लिए ठंडा हो जाता है, फिर थोड़ी ग्रोथ आती है, फिर ठंडा हो जाता है, ये सारी चीजें गोल्ड में चलती रहती है। बट इस बार हुआ ये कि उनको लगा, लोगों से पैसा लेते हैं और लोगों को बोलते हैं कि हम आपको 2.75% देंगे। भाई साहब आप बोलोगे कि अरे मैंने तो सुना था 2.5% मिलता है। सबसे पहले इन्होंने 2.75% देने का वादा किया था और बाद में उन्होंने चेंज करके 2.5% किया, बट हम बात करेंगे 2.5% से ही, राइट। तो 2.5% से जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड तो मिला आपको इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड, पेपर पे मिला, जब आप बेचोगे आपका पैसा वापस दिया जाएगा, बट सिर्फ आपको पैसा बढ़ा हुआ गोल्ड के रेट से वापस नहीं मिलेगा। मतलब आज अगर गोल्ड 50,000 है, 2 साल के बाद वो 60,000 हो जाता है, तो 60,000 से आपकी अमाउंट वापस मिल जाएगी। आपने भरा था 50,000, आपको मिलेगा 60,000, बिकॉज गोल्ड की प्राइस 60,000 हुई, लोग खुश। उसके साथ साथ हर साल आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलने वाला है। बहुत बड़ी अमाउंट होती है भाई साहब, 2.5%। आप बोलोगे अरे कुछ भी नहीं है, बट ये जो अमाउंट है वो आपको बिना कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए मिलती है। मतलब गोल्ड आपने खुद से लिया होता, एक्स्ट्रा ब्याज मिलने वाला था आपको? बिल्कुल नहीं मिलने वाला था, बट यहां पे मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मैच्योरिटी के बाद 8 साल का इनका पीरियड होता है, उसके बाद अगर आप विड्रॉ करते हो 5 साल में भी आप कर सकते हो, बट वहां पे आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलेंगे। मतलब जो भी गेन होगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जिन लोगों ने गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो उन्होंने बहुत तगड़ा पैसा कमा लिया है।
पीछे का रीजन मैं बता देता हूं, बट सरकार को बहुत बड़ा झटका लग चुका है इसकी वजह से, इसीलिए सरकार में भी ये स्कीम बंद कर सकती है, क्योंकि फरवरी 2024 से लेके आज तक कोई भी सरकार का नया बॉन्ड इशू नहीं हुआ है। रीजन बिहाइंड दैट, गवर्नमेंट हैव इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 75,000 करोड़। बी स्पेसिफिक, आई वांट टू से, यहां पे जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था 72,000 करोड़, एंड नाउ दे हैव टू पे ऑलमोस्ट मोर देन 2 लाख करोड़ रुपीज। अब इसका गणित अगर मैं आपको बता दूं ना, आप भी चौंक जाओगे। सरकार को लगा था 6-7-8% से जो भी ग्रोथ होती है गोल्ड की, मैक्सिमम 9% तक जाती है, हम दे सकते हैं, ऊपर से 2-2.5% दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे हुआ ये कि जब 2015 में इन्होंने लॉन्च किया था, गोल्ड की प्राइस समवेयर अराउंड 26,000 थी, और जब उसकी मैच्योरिटी आई 8 साल के बाद, तो 15 के बाद अगर आप देखोगे तो 8 साल 2023 में बनते हैं, तो गोल्ड की प्राइस ऑलमोस्ट बन चुकी थी 62,000, विच इज मोर देन 158% रिटर्न। आप बोलोगे 158 कैसे होता है? तो जो प्राइस बढ़ी ना, एप्रिशिएट हुई 26 to 62, यहां पे जो ग्रोथ हुई है 138% की हुई। बट जो भी आपने रिटर्न दिए 2.5% पर ईयर से एक्स्ट्रा बैच, उसके हुए 20%। सो 20% प्लस 138%, विच इज इक्वल टू 158% रिटर्न मिले भाई साहब 8 साल के अंदर। 1.5 गुना से ज्यादा पैसा बन गया आज के दिन यहाँ पे, वो भी टैक्स फ्री। अब मजेदार चीज बता देता हूं कि चलो 15 से शुरुआत तो करी 26,000 से, बट आज के दिन गोल्ड ऑलमोस्ट 92,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब 92,000 जब इसकी प्राइस बनी, तो रिटर्न यहां पे बने 254%, 250% से भी ज्यादा 10 साल के अंदर रिटर्न बने। भाई साहब दिमाग खराब हो गया यहाँ पे ये रिटर्न देख के। अब मजेदार चीज ये है कि इस पे ब्याज भी दिया उन्होंने 2.5% पर एनम के साथ, तो यहाँ पे टोटल ब्याज मिला 25% का। सो 254 एंड 25% टोटल करोगे 279% मिला। डिवाइड कर लो 10 साल से, भाई साहब 28% पर ईयर के रिटर्न मिले, वो भी टैक्स फ्री। अब इसमें लिमिटेशंस थे, बहुत सारी चीजें थी, टैक्स में कुछ टर्म्स कंडीशन थी, वो अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बट गवर्नमेंट का जो पैसा गया ना, वो बहुत ज्यादा हेवी यहाँ पे गया है। गवर्नमेंट को बहुत बड़ा झटका भी लगा, ये हम बोल सकते हैं क्लियरली इस इन्वेस्टमेंट के अंदर। सो दैट मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट यहाँ पे और बड़े अमाउंट जाके आगे ले सकती है। 5 साल के अंदर इनके पास अथॉरिटी है कि आपको वो फोर्सफुली क्लोज करने के लिए बोल सकते हैं, या 5 साल के बाद मैच्योरिटी सीधा दे भी सकते हैं। तो ये बहुत सारी मैच्योरिटी बहुत सारे लोगों की आ चुकी है, वो पैसा मिलेगा, इसीलिए नए गोल्ड बॉन्ड लॉन्च नहीं हो रहे। बात करते हैं डिक्सॉन के बारे में, क्योंकि डिक्सॉन के बारे में क्वेश्चन आया था। मेरा व्यू क्या है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बट डिक्सॉन में क्या चल रहा है मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर टैक्स कम किए गए थे, बहुत बड़ा घटिया डिसीजन था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। हो ये रहा है कि वहां से प्रेशर आ रहा है, आप यहाँ पे चेंज होते जा रहे हो, गवर्नमेंट ने ये नहीं करना चाहिए। कितना ज्यादा प्रेशर लोगे डोनाल्ड से, मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ेंगी अपने कंट्री के लिए, क्योंकि डिक्सॉन जैसी कंपनी हो या अदर कोई भी कंपनी हो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इंडिया के अंदर, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भाई साहब पैसा लगाया पीएलआई स्कीम के लिए, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि वी कैन नॉट प्रोवाइड एट द कॉस्ट ऑफ चाइनीज गुड। सिंपल है, क्योंकि वहां पे जो प्रोडक्शन रेट है और जो रेट वो लोग लगा रहे हैं, वहां पे जो टैक्सेस है, उनके हिसाब से जो फिर फाइनल गुड का जो भी प्राइस होता है, उस प्राइस के साथ हमारा प्राइस कभी भी मैच नहीं होगा। बहुत सारे इश्यूज है इंडिया के अंदर, टैक्सेस के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, लेबर लॉज के अंदर बहुत सारे इश्यूज है। सॉर्ट आउट होंगे धीरे धीरे, नो डाउट हम इंप्रूव करेंगे। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है और वो रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोदी साहब बहुत बढ़िया करने की और कोशिश करेंगे, जो भी प्रेसिडेंट आगे भी आएंगे वो भी करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वो हमारे वोटिंग से इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स होंगे या पंत प्रधान होंगे, राइट। सो वो काम करेंगे ही करेंगे। बट आज के दिन अगर हमने पीएलआई स्कीम दे रखी है इन कंपनियों को, हम प्रोत्साहन दे रहे हैं कंपनियों को कि तुम काम करो, इंडिया में प्रोड्यूस करो और इंडिया में ही चिप्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश करो, बट फिर से हम उनके ऊपर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इंपोर्ट ड्यूटी बाकी कंपनियों की या बाकी कंट्रीज की कम कर रखी है। इसका मतलब सिंपल है कि वहां से सस्ता माल इंडिया में आएगा, इनका परचेस कम हो सकता है। बट डिक्सॉन टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है, डिस्प्ले मॉड्यूल बिजनेस में ये लोग उतर रहे हैं, जहां पे 3,000 करोड़ का रेवेन्यू 26-27 फाइनेंशियल ईयर में लोग उठा सकते हैं। सीएफओ सौरभ गुप्ता ने बोला है कि 500-600 करोड़ तो वो पहले साल ही कर देंगे। इसका मतलब विजन तगड़ा है, ग्रोथ जबरदस्त हो रही है, स्टॉक जबरदस्त चल रहा है,
फाउंडर जबरदस्त है, तो कोशिश कर रहे हैं कि और तेजी से वो बढ़े, मल्टीपल सेक्टर में घुसे, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स में घुसे और उनको ग्रो करने की कोशिश करे। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि कंपनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। एक क्वेश्चन आ रहा है, नेहा जी पूछ रही है कि एनएससी डेरिवेटिव मार्केट में क्या हो सकता है, एफएनओ बंद ही हो जाएगा क्या? बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं होने वाला, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल वे में बताना चाहता हूँ कि कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे और ये बार बार रेगुलेशन चेंज होते रहेंगे, क्योंकि जब तक कोई प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता तब तक उसमें इनोवेशन अपडेट्स होते रहते हैं। बट जिस प्रकार से फ्रिक्वेंटली चेंजेस करे जा रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि लॉट साइज का एक न्यूज़ आया था, राइट। सो मुझे लगता है 24 तारीख के आसपास अप्रैल में लॉट साइजेस भी चेंज होने वाले हैं। बैंक निफ्टी में 30 के लॉट 35 हो जाएंगे, मिड कैप निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 120 से 140 के आसपास लॉट साइज बन जाएंगे। अब ये इतनी चिंदीगिरी करने से ना कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। आप बार बार उठ के लॉट साइज चेंज करते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा इशू ब्रोकर को होता है, क्योंकि I know this pain deeply because I am working with all those companies. So फाइनेंशियल मार्केट में काम करते करते मुझे पता है कि भाई साहब आईटी का पेन क्या होता है। जो हमने रिचमी ऐप बनाया है, रिचमी 2.0 अभी हमने लॉन्च किया है, उसमें बहुत सारे इनोवेशन चल रहे हैं, बहुत सारे अपडेट्स चल रहे हैं। ये महीना इतना ज़्यादा भरने वाले हैं उस ऐप के अंदर हम टेक्नोलॉजी कि आपका सर चकरा जाएगा। भाई साहब इतना टेक्नोलॉजी से क्यों भर रहे हो? बिकॉज रिचमी को जिस वे में हम एक्सपांड कर रहे हैं वहां पे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी बड़ी और स्ट्रांग बनाएंगे उतना ज़्यादा बिजनेस स्ट्रांग बनता जाएगा। इस पे हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। बट इनका हर बार एक रेगुलेशन चेंज जो भी आता है ना, वो टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इन्होंने क्या करना चाहिए? चेंजेस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? डेफिनेटली होने चाहिए। बट ये कब होने चाहिए? कोई पीरियड डिसाइड करो कि हम एक साल में चेंजेस इस तारीख को करेंगे। लेट्स अज्यूम कि हम जनवरी में चेंजेस करेंगे, तो 10 चेंजेस आपने एक साथ दे दिए, पूरे 10 चेंजेस हमने एक साथ कर लिए, खत्म बात। अब हर महीना कुछ अलग अलग चेंजेस करते रहोगे तो सेम प्रोजेक्ट के ऊपर अलग अलग एफर्ट्स लगाने होंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजी लगानी होंगी और अलग अलग एफर्ट्स लगाने होंगे विथ बैक्ड बाय मनी। तो बहुत ज्यादा बैलेंस शीट को इंपैक्ट करता है। एंड आई होप सो कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इसीलिए आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।